रहे हैं, मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। कांवड़ को लेकर के एक और नया विवाद दिल्ली के अंदर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है, इसमें पहले से ही नेम प्लेट विवाद को लेकर के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में लगातार विवाद जारी था। हालांकि दिल्ली कभी इस विवाद से गहराती नहीं रही है, लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर भी ये विवाद लगातार पैर पसारता जा रहा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू सनातन सर्टिफिकेट बांटने की बात कही है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कांवड़ रूट पर पड़ने वाली तमाम दुकानों को हम हिंदू सनातन सर्टिफिकेट देंगे। ये इसलिए दिए जाएंगे जिससे ये पहचान की जा सके कि सामने वाला दुकानदार और उसके यहाँ काम करने वाले लोग हिंदू हैं। कांवड़ के इस पावन महीने में, सावन के इस पावन महीने में जो यात्री कांवड़ लेकर के चल रहे हैं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने नई पहल की है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने 173 मंडलों में 150 से ज़्यादा टोलियां तैयार की हैं। ये टोली हर दुकान का जाकर के सर्वेक्षण करेगी। जहां पर हिंदू कर्मचारी होंगे या जो हिंदुओं की दुकानें होंगी उनको विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सनातन हिंदू सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उन दुकानों के बाहर बड़े पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे जिस पर हिंदू सनातन सर्टिफिकेट के बारे में लिखा गया होगा, और ये भी अपील की गई होगी कि कांवड़ लेकर के जाने वाले कांवड़ियाँ सिर्फ इन्हीं दुकानों से खरीदें और शुद्धता का ध्यान रखें। लगातार उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे जहां पर सरकार ने ये कहा था कि अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तराखंड सरकार ने भी इस नियम को लागू करने के लिए सख्ती से अधिकारियों को आदेश दिए थे। वहीं दिल्ली में लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी नेम प्लेट विवाद अब गहराता जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा कि हम कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को बंद कराएंगे। हालांकि नगर निगम ने कहा कि डीएमसी एक्ट के तहत इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की इस पहल का कितना असर पड़ेगा और विश्व हिंदू परिषद क्या सिर्फ कांवड़ के लिए ही ये सर्टिफिकेट देगी, आने वाले समय में और अभियान चलाएगी, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभी साफ नहीं किया गया। फिलहाल सावन के महीने को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इस अभियान की शुरुआत की है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आप देख रहे हैं JK24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि सरकार और प्रशासन द्वारा नक्सलियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में कल गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुगाड़ एरिया से 3 अलग अलग स्थानों पर नक्सलियों द्वारा डंप किए गए सामग्री को बरामद किया गया है। यह जो कार्रवाई है कोबरा 207 बटालियन एवं CRPF के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा सर्चिंग किया गया है। वहीं बता दें कि जो सुकमा जिले में 1 करोड़ 18 लाख के इनामी नक्सलियों सहित 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कहीं न कहीं जो सरकार और प्रशासन की जो आत्मसमर्पण की नीति है उनका भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि गरियाबंद जिले में काफी दिनों से नक्सली हलचल कुछ कम जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बार फिर इस प्रकार जो नक्सली सामग्री बरामद की गई है जिसमें नक्सलियों की उपस्थिति को फिर से दर्शाया है। अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि सरकार और प्रशासन के द्वारा नक्सलियों को खत्म करने के लिए जो 2026 का डेडलाइन दिया गया है वो कितना असरकारक रहेगा, और आने वाले दिनों में जो नक्सली है वो कितना समाप्त करने में प्रशासन और सरकार सफल हो पाएगी, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन काल नेम शुरू करने के आदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन काल नेम में ऐसे ढोंगी बाबाओं को पकड़ा जा रहा है जो धर्म के नाम पे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनका मानसिक आर्थिक शोषण करते हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है और ऑपरेशन काल नेम के नाम से पूरे देवभूमि उत्तराखंड में
पूरे प्रदेश में एक नया ऑपरेशन अभियान छेड़ा गया है। ऐसे बाबाओं को पकड़ा जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनकी आईडी चेक की जा रही है, वो वास्तव में बाबा हैं या ठग हैं, इसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। और ऑपरेशन कालनेमी का ये पहला सप्ताह है और पहले सप्ताह में ही 50 से अधिक लोगों को उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे बाबाओं को लोगों को ठगने के आरोप में जेल भेज दिया है। सबसे ज़्यादा कार्रवाई की जद में आए हैं हरिद्वार में सक्रिय ऐसे बाबा और ठग जो आम जनता के धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे बाबाओं में कई सारे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए भी पकड़े गए हैं जो बाबा के रूप में कहीं न कहीं अपनी कुटिया बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद उत्तराखंड पुलिस भी बहुत गंभीरता से इस ऑपरेशन को चला रही है। बात करें देहरादून और हरिद्वार की, दोनों ही जगहों पे दोनों जिले के वरिष्ठ पुलिस कप्तान यानी एसएसपी खुद फील्ड में उतरे हैं और ऐसे बाबाओं की चेकिंग कर रहे हैं। अब एसएसपी जब फील्ड में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके जो मातहत जिले के थाने हैं, वहाँ के थानेदार, वहाँ के चौकी प्रभारी, सारे लोग फील्ड में उतर गए हैं और ये ऑपरेशन बेहद बड़ा और कड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह से फर्जी बाबाओं में हड़कंप की स्थिति भी देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे फर्जी बाबा तो उत्तराखंड से पलायन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कावड़ मेला चल रहा है जिसमें इस बार पूरे कावड़ मेला के अवधि के दौरान 4.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिसको सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी स्वयं हरिद्वार में मैदान में उतरे और पुलिस कर्मियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और सख्त आदेश निर्देश दिया कि इस कावड़ मेले के दौरान कोई भी फर्जी बाबा पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के इस ऑपरेशन से आम जनता में बेहद खुशी है और वहीं जो इस क्षेत्र में फर्जी बाबा बन करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं उनमें दहशत भी देखी जा रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज के बेहद खास प्रोग्राम। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम बीच गंगा पर मौजूद हैं, इसलिए कि इस समय खतरे पे यानी गंगा का जो जलस्तर है वो बिल्कुल बढ़ चुका है। हम आपको सबसे बड़ी काशी का महत्व बता दें कि जब काशी की धरती पर शंकर भगवान और माता पार्वती जब पैर रखे थे और गंगा के घाट किनारे वो घाट की तरह होते हुए उस रास्ते से जब मणिकर्णिका कुंड पहुंचे थे तो माता पार्वती अपने स्नान करने की इच्छा जाहिर की थी। तो वहीं स्नान के लिए मणिकर्णिका कुंड पे जब माता पार्वती स्नान करके जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि अपने कान का कुंडल कहीं गिर गया है स्नान करते वक्त और काफ़ी खोजने पर नहीं मिला है। तो वो प्रभु यानी बाबा भोलेनाथ को बताई और बाबा भोलेनाथ इसकी चिंता जाहिर करते हुए वहाँ के जो लोग थे, जो डोम राजा परिवार था और मल्लाह परिवार था, उसको खोज में लगा दिए। सारे लोग कान के कुंडल की खोज में लग गए, लेकिन वो कान का कुंडल किसी को नहीं मिला तो सिर्फ एक डोम परिवार को मिला। उस डोम परिवार ने क्या किया कि मुंह के अंदर कान का कुंडल दबाकर जब बाहर आया तो बोला, हे प्रभु, कान का कुंडल नहीं मिल पाया है। तो शंकर भगवान की लीला ही गजब थी। वो सब कुछ जानते हुए भी बोले कि चंडाल कहीं के, तुमने अपने मुंह पे माता पार्वती का कुंडल रख कर और झूठ बोल रहा है। और वहाँ से यह बोलते हुए उसे चंडाल बनाकर, चंडाल का रूप देकर और वहाँ से चले गए। जब चलते हुए माता पार्वती को लेकर जब आगे थोड़ा बढ़े तो वही चंडाल, जो डोम परिवार का जो चंडाल था, उनके पैरों पर गिर गया और बोला कि हे प्रभु, हम तो चंडाल, आपने तो मुझे चंडाल साबित कर दिया। अब मैं इस सृष्टि पर कैसे रहूँगा? इस दुनिया में लोगों के, मनुष्य के और जीवों के बीच में चंडाल का रूप धारण कर कैसे जी पाऊँगा? तो शंकर भगवान ने उन्हें माफ़ किया और
बोला और बोला कि आज से ये जो आग है, यही आग मैं यहाँ पर जो है कि छोड़ के जा रहा हूँ। ये आग जो डोम का जो परिवार रहेगा, जो डोम समाज के राजा रहोगे, और यहाँ पे मुखाग्नि देने वाले जो लोग आएंगे अंतिम संस्कार के लिए, जिन्हें आग की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो तुम्हारे ही हाथों से उनको अग्नि दिया जाएगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में हम बता दें कि आज मणिकंका घाट यानी शंकर भगवान की मणि और पार्वती जी की कड़ी यानी मणिकंका घाट, इस वजह से इसका नाम रखा गया है। हम बता दें कि आज वो भी गंगा के आगोश में आ गया है, यानी गंगा में समा गया है, जिससे जो दूर दराज से जो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जो घाट किनारे जो धरोहर हैं वो भी धीरे धीरे डूब जाएंगे, और ऐसे में जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो तो गंगा में समा गए हैं, और घाट किनारे रहने वाले वो धीरे धीरे पलायन कर चुके हैं, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, समय समय पे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान, वाराणसी प्रशासन निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब तो सावन का पर्व भी आ चुका है। ऐसे में सावन का जो पर्व है ये बड़ा ही महत्व है शंकर भगवान के लिए, बड़ा ही ये महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, और इस महीने में दर्शन करने वाले भक्तों को काफ़ी फलदायी होता है। तो ऐसे में भक्त आएंगे गंगा से गंगा जल लेकर, बगल में विश्वनाथ जी मंदिर में उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तमाम तरीके का उनका जो प्रिय भोग है वो चढ़ाएंगे, मदार का माला चढ़ाएंगे, जैसे जिसको जिस प्रकार की सुविधा होगी उस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और अपने अपने परिवार के लिए कल्याण की कामना करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद तालिब के साथ प्रहलाद गुप्ता, जेके 24x7 न्यूज के लिए वाराणसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि एक बड़ा अपडेट कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 जुलाई को राजाजी रिजर्व टाइगर पार्क में जिप्सी का सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, और जहां पर एक बड़ी चूक कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में देखने को मिली थी कि जिस जिप्सी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफारी की है उसका जो फिटनेस है वो 5 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, और इसी तरीके से इंश्योरेंस भी उस जिप्सी का नहीं था। तो कहा जा सकता है कि ऐसी जिप्सी के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जंगल की सफारी की कराई गई। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता था कि ये एक बड़ा हादसा होने के बाद एक चूक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में देखी जा सकती थी। लेकिन अब देखिएगा कि जिस तरीके से ये चूक निकली थी, तो इसके बाद कहीं ना कहीं इसकी जांच के निर्देश भी दिए गए थे, और जांच हुई, क्योंकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसकी जांच के निर्देश दिए थे कि आखिर ये जिप्सी की रखरखाव का कार्य किसके हाथ में है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है। उसको देखते हुए जो जांच निकलकर सामने आई है उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो जिप्सी थी वो कहीं ना कहीं 5 साल पहले ही उसकी फिटनेस खत्म हो चुकी थी और इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है स्टोर कीपर की और जो चालक था उसकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन देखिएगा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने खुद को बचाते हुए सीधे सीधे जो ड्राइवर है उस पर जिम्मेदारी सौंपी है, और इसके साथ ही स्टोर कीपर पर जिम्मेदारी सौंपी है, और इस जांच के बाद दोनों ही लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जांच जारी है, अभी जांच खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसको माना जा रहा था। और इससे पहले भी कई बार जो चालक है वो कहीं ना कहीं वीआईपीओ को सफारी जंगल की करा चुका है। लेकिन अब देखिएगा कि सभी जांच होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि चूक देखने के बाद जब ये मामला उजागर हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो वन विभाग का प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं हरकत में आया है और पूरी जांच इसकी की जा रही है, और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई निश्चित तय है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज़, देहरादून। कांवड़ यात्रा को लेकर जो पूरा जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और तैयारियों की बात करें तो बुलंदशहर में तैयारियां लगभग अंतिम रूप ले चुकी हैं। और ये जो बुलंदशहर का मुख्य चौराहा है, इस चौराहे से होकर हजारों की तादाद में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे,
और उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी लगाया गया है, साथ ही साथ एम्बुलेंस लगाई गई है। और इसके अलावा जो आपको बताते चलें कि जो शिव भक्त हैं उनको किसी प्रकार के जो भोजन हैं वो अशुद्ध भोजन ना मिले, इसको लेकर भी जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो मौके पर जाकर जो इतने भी जो ढाबे हैं उनकी जांच पड़ताल करें और यह निश्चित करें कि जो उनको भोजन दिया जा रहा है उसमें कहीं किसी प्रकार की अशुद्धता तो नहीं है। आपको बता दें इसके साथ साथ जितने भी ढाबे हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो उनकी रेट लिस्ट है वो चस्पा की जाए, जिससे कि किसी से भी जो ज़्यादा पैसा है वो ना वसूला जाए। तो आपको बता दें कि जितने भी जो शिव भक्त जहाँ से लौटेंगे और जो मुख्य मार्ग हैं, कांवड़ मार्ग हैं, उन पर खास तौर से जो PWD विभाग के अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जहाँ जो कांवड़ मार्ग है वहाँ पर कोई गड्ढे ना हो, इसको लेकर भी PWD के विभाग के अधिकारियों ने वो गड्ढा भरे गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन का लगातार यही दावा है कि अब कहीं किसी प्रकार के कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो साम तौर पे उनका कहना यही है कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं और जो शिव भक्त हैं वो लगातार अब हरिद्वार से कांवड़ उठाने के बाद अपने गंतव्य की ओर आने भी लगे हैं। लेकिन अभी कुछ बहुत गिने चुने ही जो शिव भक्त हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है कांवड़ यात्रा को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो डीजे हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि उनकी कितनी ध्वनि रखनी है। और जो असामाजिक तत्व में सबसे बड़ी बात यह है कि इस कांवड़ मार्ग में जो असामाजिक तत्व हैं उन पर जिला प्रशासन और लगातार नजरें बनाए हुए है। खुफिया विभाग भी छोड़े गए हैं और खुफिया विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी सादा वर्दी में लगाए गए हैं कि किसी प्रकार कहीं भी कोई जो असामाजिक तत्व है वो कांवड़ यात्रा को में कोई किसी प्रकार की बाधा न डाले। इसको लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है वो नजरें बनाए हुए है। अब आपको JK 24/7 न्यूज लगातार जो जिले हैं सभी जिले में ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है और अपने दर्शकों को कांवड़ जो मार्ग हैं उनकी हकीकत दिखा रहा है कि वास्तव में जो जमीनी हालात क्या हैं। तो लेकिन बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर जो लगभग तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा चुकी हैं। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने और समझाने के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग साइबर क्राइम जैसे मामलों में अब ठगी का शिकार ना हो। इसको लेकर जहां सरकार की ओर से कॉल ट्यून तक जारी की गई है और लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि छोटे लालच या जल्दी मुनाफे के चक्कर में आकर जो है साइबर क्राइम जैसे मामलों में ना फंस जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 87 की एक महिला के साथ हुआ है, जिसमें करीब 40 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी उस महिला के साथ हुई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और ये जानकारी दी जाती है कि आप जो है आपको इन्वेस्ट करने के टिप्स दिए जाएंगे और आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से उस एप्लीकेशन में जाकर एक टिप्स दिए जाएंगे ताकि आप अपने पैसे को कैसे जो है इन्वेस्ट किया जा सके और वहां से मोटा मुनाफा कमाया जा सके। इसी को लेकर महिला ने कई ऐसी ट्रांजैक्शन जो है उस ऐप पर की जिसमें करीब 40 लाख रुपए तक महिला ने इन्वेस्ट किए। लेकिन जब बारी उन पैसों को निकालने की आई तो फिर वहां पर पैसे कई दिनों तक लगातार मशक्क़त के बाद पैसे नहीं निकल पाए, जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार करने का काम किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को जो है उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो पता चला कि वो युवक इसी तरह के मामलों को अंजाम देते थे, जिसमें एक मेन जो बंदा था वो महिलाओं को या इस तरह के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और 2 जो लोग थे वो अकाउंट शेयर करने का काम करते थे, यानी कि जो अमाउंट जिस खाते में जाता था वहाँ से उस पैसे को कैश में निकाल कर देने का काम 2 अन्य लोग करते थे। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की ओर से भी लगातार लोगों को जागरूक करने और अपराध को सुलझाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले दिनों दिन सामने आते नज़र आ रहे हैं। सरकार चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार लोगों को साइबर क्राइम जैसे मामलों से बचने, जागरूक करने और
इस तरह की ठगी का शिकार ना होने की बातें तो कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी ऐसे मामलों में शिकार बनते जाते हैं, चाहे फिर वो जल्दी पैसे कमाने का लालच हो या फिर इन्वेस्ट करके पैसे दोगुना करने का हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो है लोग समझ पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं, इसी तरह से जो है साइबर क्राइम जैसे मामलों में फंसते नजर आएंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। सिटी रिपोर्टर में अहम खबर है कि बिजली व्यवस्थाएं जो हैं वो सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित नहीं है उत्तर प्रदेश में। गांव देहात हो, कस्बा हो, शहर हो, सही तरीके से सुचारू रूप से विद्युत संचालन विभाग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जब भी AK शर्मा जो विद्युत मंत्री हैं वो जब जाते हैं तो उनको घेर लेती है जनता और बाकायदा ये कहती है कि 24 घंटे में हमें सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है। 3 घंटे बिजली मिलने पे AK शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, मंत्री AK शर्मा विद्युत विभाग के जो हैं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा जय श्री राम। तो आखिरकार ऐसी लचर व्यवस्थाएं बिजली विभाग की क्यों हैं? वो आखिरकार वो अधिकारी मौन क्यों हैं? आम पब्लिक, आम जनमानस जो विद्युत संचालन से बाधित है, परेशान है, सही तरीके से सुचारू रूप से न किसान न आम जनता किसी को बिजली नहीं मिल पा रही है। जनता त्रस्त है। इन तमाम चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और बिजली मंत्री AK शर्मा से बात की है कि सुचारू रूप से आम जनता को बिजली मिले, बाधित ना हो। ऐसे अधिकारियों पे शिकंजा कसें जो बिजली सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कहीं विद्युत संचालन में कोई बाधा है तो उसको सही तरीके से उसको दूर किया जाए। आम जनमानस की शिकायतों का निस्तारण ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही सबसे सर्वप्रिय हित होता है सरकार के लिए। अब देखने वाली बात है योगी आदित्यनाथ ने जब से संज्ञान लिया है, क्या सही तरीके से विद्युत संचालन में कोई अच्छी बढ़ोतरी या अच्छी खबरें ज़रूर सुनने में आएगी या नहीं। कैमरा किशन के साथ रजा बाद, लखनऊ, JK न्यूज़। नगीना से सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आज राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां अटल कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को इस समय हाशिए पर रखा गया है, अल्पसंख्यक समाज के साथ रहना बेहद ज़रूरी है, अल्पसंख्यक समाज ही है जो देश की धरोहर है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी समाज के सभी वर्गों का हम सम्मान करते हैं, समाज में सभी लोग सम्मान के लायक हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उसको लेकर के चलना बेहद ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, कई मुख्य बातें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार कर रहे हैं, उनके मुद्दे नहीं उठाए जाते। इस वक्त प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग परेशान हैं। तमाम तरीक़ों की बातें उन्होंने सामने रखी। अटल कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम था। अटल कन्वेंशन सेंटर में आकर के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कई अहम मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक समाज के साथ तो हैं ही, बल्कि दलित, पिछड़े और हर उस वर्ग के साथ हैं जो एक सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि आज हम राजधानी लखनऊ पहुँचे, राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक समाज को के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। उनकी समस्याओं को हम आगे लेकर के जाएंगे, सड़क से सदन तक उनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। दलित, पिछड़ों, बेरोजगारों की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। खासकर मुस्लिम संवाद का ये कार्यक्रम था अटल कन्वेंशन सेंटर में। यह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम मुस्लिम बड़े चेहरे देखने को मिले, जहां पर मुस्लिम संवादों में उन्होंने अपनी बात रखी। और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़क से सदन तक ये बात ले जाने के लिए मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त भी किया और कहा कि 2027 में चुनाव की मजबूती से तैयारी करें। उनके पार्टी के लोग भी इस बार पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। इस वक्त हम बात कर रहे हैं किसानों की उस संघर्ष गाथा की जो अब राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू किसानों की कर्ज माफी और 7/12 कोरा कराने की मांग को लेकर 138 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। आज इस यात्रा का 6वां दिन है और ये कारवां दिन पर दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। आज धानोरा गांव से आगे का सफर शुरू करते हुए बच्चू कडू हजारों किसानों और समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पद यात्रा की खास बात ये रही कि हर दिन इसमें शामिल होने वाले किसानों और नागरिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं भाजपा विधायक राजू तोटसाम की पत्नी रिया तोटसाम ने धानोरा में बच्चू कडू का स्वागत कर उनकी मांगों का खुले तौर पर समर्थन किया है। तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाळा नांदगांवकर की जो पार्टी है उसने भी समर्थन देने पद यात्रा को में पहुंचे थे और इस आंदोलन में दिव्यांग नागरिक भी पीछे नहीं है। 5वें दिन की यात्रा में कई दिव्यांग साथी व्हीलचेयर पर शामिल हुए और बच्चू कडू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक युवक जिसने बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो इतिहास बनाएंगे लिखा हुआ टी शर्ट पहन रखा था, खास तौर से बच्चू कडू को प्रेरित किया, जिस पर बच्चू कडू ने भी वही नारा दोहराते हुए आंदोलन को नई ऊर्जा दी। धानोरा के पास एक खेत में बुआई कर रही महिला से जब बच्चू कडू ने संवाद किया तो उसने भावुक होकर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि कर्ज के बोझ से दबकर किसान टूट चुका है और यही हाल आज हर किसान हर गांव का है। आपको बता दें कि इस पद यात्रा के अंतिम दिन 14 जुलाई को यवतमाल जिले के अंबोड़ा गांव में विशाल जनसमूह एकत्रित होने वाला है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के विधायक जो है भास्कर जाधव, एनसीपी के रोहित आर पाटिल समेत कई नेता अपना समर्थन देने पहुंचने वाले हैं। इस आंदोलन को राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कई पक्षों का, कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल चुका है। अब ये सिर्फ किसानों की पदयात्रा नहीं बल्कि राज्य के हर वर्ग की आवाज बन चुकी है। बच्चू कडू और उनके समर्थक जो है बारिश, कीचड़, छाले, फपूले सब सहकर किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस आंदोलन को किस रूप में लेती है, अनदेखी करती है या किसानों की कर्ज माफी करती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज़, यवतमाल।